तो देखिए नाम से ही जाहिर है एटमाइजेशन मतलब क्या है, किसी कोई मालिक्यूल है, कोई अणु है, अणु मालिक्यूल, जैसे ये H है, अब इसके मालिक इसका बॉन्ड तोड़ना है, ब्रेक करना है। अभी तो ये H2 है ना, अणु है, मालिक्यूल है। अब इसको तोड़कर क्या बनाना है, एटम बनाना है, परमाणु। परमाणु गैसीय स्टेट में परमाणु, यानी अणु को जो है परमाणु में तोड़ने में, मालिक्यूल को एटम में ब्रेक करने में जो एंथैल्पी में जितना चेंज आएगा जाकर, उसे कहेंगे जाकर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, परमाणुीकरण की मानक एंथैल्पी कहेंगे। तो पहले इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, लेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इंग्लिश वाले लिख लें पहले, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन the enthalpy change, the enthalpy change in the breaking of, in the breaking of 1 mole of bonds of a compound, 1 mole of bonds of a compound, 1 mole of bonds of a compound into gaseous atom, 1 mole of bonds of a compound into gaseous atom, into gaseous atom is called standard enthalpy of atomization, is called standard enthalpy of atomization, standard enthalpy of atomization। अब हिंदी वाले लिख लेंगे, मानक अवस्थाओं में, मानक अवस्थाओं में किसी यौगिक के 1 मोल के बंधों को, किसी यौगिक के 1 मोल के बंधों को तोड़कर, 1 मोल के बंधों को तोड़कर गैसीय परमाणुओं में बदलने में, बंधों को तोड़कर गैसीय परमाणुओं में बदलने में एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है, गैसीय परमाणुओं में बदलने में एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है उसे, एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है उसे परमाणुीकरण की मानक एंथैल्पी कहते हैं, उसे परमाणुीकरण की मानक एंथैल्पी कहते हैं, मानक एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे यहां एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मेथेन है। अब मेथेन का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखिए 4 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड होते हैं मेथेन में। अब ये सब टूटेंगे, अब ये परमाणुओं में बदल जाएंगे, टूटकर परमाणु एटम में बदल जाएंगे, एटम में ब्रेक करेंगे। तो देखिए, तो कार्बन गैसीय एटम और 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, और यहाँ जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वही कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये प्लस में, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ निकलेगी नहीं हीट, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। 1665 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगी। देखो, तो ये मेथेन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई, मेथेन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई।
तो ऐसे सोडियम को है, सोडियम सॉलिड में है, अब इसे गैस में बदला, गैसी एटम में बदल गया, है तो एटम लेकिन सॉलिड से गैस। तो यहाँ ये जो इसकी एंथैल्पी है दो चीज़ें कहलाएगी, इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम भी कहेंगे, सोडियम की परमाणुकरण की एंथैल्पी कहलाएगी। दूसरे आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ठोस सॉलिड से डायरेक्ट गैस या वेपर बदलना, ठोस से सीधे गैस या वाष्प बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ये तो इसे हम ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी भी कहेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस का सीधे गैस बदलना, वो भी काम यहाँ हो रहा, वो भी काम यहाँ हो रहा। तो दोनों ये कहलाई जा सकती हैं। इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन परमाणुकरण की एंथैल्पी कह सकते हैं। अब चूंकि ठोस सीधे गैस बदल रहा, सॉलिड सीधे डायरेक्ट बदल रहा है गैस में, इसलिए इसे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हो जाएंगे। अब यह डालेंगे स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, मानक बंध एंथैल्पी, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, मानक बंध एंथैल्पी। तो नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड एंथैल्पी बंद मतलब जाहिर बात यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या है, यहाँ बॉन्ड तोड़े जाएंगे बॉन्ड। तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में, एक मोल बॉन्ड को बंद को तोड़ने में, ब्रेक करने में जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा जाकर उसे कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। या देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ये है, अब ये एक मोल है, इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन एटम में बदल जाएगा गैस। तो बॉन्ड तोड़ने में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? जो मतलब यहाँ पर एनर्जी की जब तोड़ेंगे तो जाहिर बात जब तोड़ने में एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, भाई तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो एनर्जी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गई एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, क्योंकि हैं इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड अगर बना लें ये, तो बनाने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, उसको भी हम कह सकते हैं दोनों तरीके कह सकते हैं कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है रिक्वायर्ड, उसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एक मोल बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसको भी हम कह सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों तरीके से कहा जा सकता है। तो लिख लेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लेंगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस the enthalpy change in breaking the enthalpy change in breaking the 1 mole of bonds, the enthalpy change in breaking the 1 mole of bonds, in breaking the 1 mole of bonds is called, 1 mole of bonds is called standard bond enthalpy, is called standard bond enthalpy। और करके लिखेंगे, और हिंदी में लिख लें, आप हिंदी में पहले लिख लें, हिंदी में मानक अवस्थाओं में, मानक अवस्थाओं में एक मोल बंधों को तोड़ने में, एक मोल बंधों को तोड़ने में
जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है बंधों को तोड़ने में, जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे मानक बंध एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे मानक बंध एंथैल्पी कहते हैं। मानक बंध एंथैल्पी कहते हैं। इसी में आगे लिख लेंगे, यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। इट इज, इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब और करके लिख लेंगे, और दूसरी तरीके भी लिखा जा सकता है, और लिखेंगे और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, मानक अवस्थाओं में, हिंदी में भी लिख लें साथ में, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द एंथैल्पी चेंज, मानक अवस्थाओं में द एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, मानक अवस्थाओं में 1 मोल बंधों के बनने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल बंधों के बनने में, बॉन्ड्स, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। 1 मोल बंधों के बनने में एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, बनने में जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे मानक बंध एंथैल्पी कहते हैं। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, मानक बंध एंथैल्पी कहते हैं। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा निकलेगी, उसमें ऊष्मा जरूर पड़ेगी जाकर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इन थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी में, इन थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनामिक्स, बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 2 टर्म्स। बंध एंथैल्पी को, बंध एंथैल्पी की व्याख्या, बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 2 टर्म्स। बंध एंथैल्पी की व्याख्या 2 पदों में की जा सकती है। बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 2 टर्म्स। बंध एंथैल्पी की व्याख्या 2 पदों में की जा सकती है। तो पहला यहां पर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बंध वियोजन एंथैल्पी।
तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे when 1 mole of bonds of a gaseous covalent compound, when 1 mole of bonds of a gaseous covalent compound, जब किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक के when 1 mole of bonds of a gaseous covalent compound are broken down, जब किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिकों के बंधों को are broken down into gaseous products, are broken down into gaseous products, जब किसी सहसंयोजक यौगिक के बंधों को गैसीय उत्पादों में तोड़ा जाता है, गैसीय उत्पादों में तोड़ा जाता है, is broken down into are broken down into gaseous products, then the enthalpy change is called, गैसीय उत्पादों में तोड़ा जाता है तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, then the enthalpy change is called, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है is called बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं, इस कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसे बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, Cl2 ये गैस है, Cl2 गैस, इसको तोड़ा जाएगा, गैसीय परमाणु, इसके 2 परमाणु एटम गैस हो गए, तो ये कहलाएगी, इसकी बॉन्ड ऐसे लिखा जाएगा H, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा गया, एटम में बना गया, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी जाकर। और ये कितनी होती है, प्लस 242 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है, इसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Cl2, Cl2 की बंध वियोजन एंथैल्पी, और या इसे ऐसे ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2, Cl2 की परमाणुवीकरण एंथैल्पी। दोनों एक ही चीजें हैं, ये अभी पीछे लिखा था एंथैल्पी किसी यौगिक को एटम में बदलने में, एटम 2 बन गए थे, ये मॉलिक्यूल था ये एटम, तो इसको हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी भी कहते हैं क्लोरीन की, या फिर ये भी कह सकते हैं, बात एक ही है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्लोरीन की परमाणुवीकरण एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ हो रही, बॉन्ड भी तोड़ रहा है और एटम भी बन रहे हैं, बात एक ही है, तो दोनों चीजें यहाँ हो रही हैं, दोनों कहा जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे O2 है गैस, और ये 2 ऑक्सीजन एटम में टूट गया, O2 गैस 2 ऑक्सीजन एटम में, तो डेल्टा O O और H
प्लस 428 किलो जूल पर मोल, ये है। अब यहां भी वही दोनों चीजें कह सकते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O2, O2 की बंद वियोजन एंथैल्पी, या फिर कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ O2, O2 की परमाणुवीकरण एंथैल्पी, दोनों एक ही चीजें हैं। ये लिखा नहीं तुमने, ये जो नीचे लिखा, नीचे वाला लिख लिया, ये जो नीचे लिखा हो कहाँ लिखा? अच्छा लिख लिया, अच्छा बहुत अच्छा, उससे लिखा है पेंसिल, तो उससे क्यों लिख दिया? हम कहें तो दिख ही नहीं रहा था। तो दूसरा तरीका है बी, अब है एवरेज और मीन, जिसे कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी, औसत या माध्य बंध एंथैल्पी, औसत या माध्य बंध एंथैल्पी। तो देखिए अभी हमने ऊपर दो एग्जाम्पल लिए, क्लोरीन के बीच बॉन्ड तोड़ा तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ वो देखा। ऐसे ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़ा तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ वो उसकी कहलाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाई, बंद वियोजन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एवरेज या मीन का मतलब क्या है? अगर कई बॉन्ड मौजूद हैं यौगिक के अंदर, जैसे मान लीजिए मेथेन है, मेथेन के अंदर अब ये 4 बॉन्ड मौजूद हैं, 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड मौजूद है। अब इसको तोड़ने में कुछ एनर्जी रिलीज, इसको तोड़ने में कुछ और एनर्जी रिलीज हो रही, इसको तोड़ने में कुछ और एनर्जी हो रही, इसको तोड़ने में कुछ और एनर्जी हो रही, तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहलाएगी? बंद एंथैल्पी किसे कहेंगे?
तो फिर क्या करना पड़ेगा, चारों का एवरेज निकालना पड़ेगा, चारों का औसत निकालना पड़ेगा। फिर चारों का जो है, अगर कई बंद कंपाउंड के अंदर कई अगर बॉन्ड मौजूद हैं, बंद मौजूद हैं, तो हर एक बॉन्ड को तोड़कर देखा जाएगा कितनी एनर्जी उसमें ज़रूरत पड़ रही है। और फिर चारों जब निकल आएंगे तो उसके बाद उनका एवरेज लिया जाएगा, चारों का औसत लिया जाएगा, औसत। तो इसे कहते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी चक्र। तो जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल तौर पर मेथेन ही ले रहे हैं, देखिए जैसे अगर देखें आप, अगर मेथेन को भी हम लोग पढ़ चुके पीछे, एक मोल को तोड़ा था, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती, परमाणुीकरण की। उसमें डेल्टा ए कितना आया था, अभी पीछे लिखा था, प्लस 1665 किलो जूल पर मोल। चारों बॉन्ड तोड़ने में ये आया था, चारों बॉन्ड तोड़ने में। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या होगा जाकर, ये 1665 कैसे आए, देखिए पहला बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, देखिए पहला बॉन्ड मान लीजिए, कोई एक बॉन्ड पहला तोड़ेंगे, तो एक बॉन्ड जैसे मान लीजिए है ये CH3H है, तो ये बॉन्ड तोड़ा तो CH3 बचेगा, तो CH3 गैस और प्लस H गैस, एक बॉन्ड टूट गया। अब इंथैल्पी में चेंज यहाँ मान लीजिए, ये बॉन्ड लिख लीजिए चाहे, ये 1 आ गया, प्लस यहाँ पर आ प्लस 427 किलो जूल पर मोल आ रहा। अब अगला बॉन्ड तोड़ेंगे, अब इसमें से अगला बॉन्ड भी तोड़ेंगे, एक और बॉन्ड टूटेगा। अब ये देखिए एंथैल्पी बॉन्ड, अब H2 ले लीजिए, ये प्लस 439 आ रही किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। फिर अगला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर CH2 गैस, ये आ जाएगा CH गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी अगला इसमें आएगी बॉन्ड एंथैल्पी जो चेंज आ रहा है, H3 ले लें, ये प्लस 452 किलो जूल पर मोल आ रही, किलो जूल पर मोल। अब इसका आखिरी बॉन्ड एक बचा, ये भी तोड़ देंगे, तो आखिर में जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन गैस, और ये एंथैल्पी बॉन्ड H4 हो जाएगा, H4। ये 347 किलो जूल पर मोल।
तो देखिए लिख लिया। अब देखिए ये CH3 इधर है और CH3 उधर भी है, कैंसिल। CH2 उधर है, CH2 इधर भी है, कैंसिल। CH उधर है, ये भी कैंसिल। तो क्या आया देखिए, बचा क्या, CH4। और इधर क्या आ जाएगा, C बचा, C गैस, और प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए, 4H गैस, वही आ गई जो ऊपर थी। अब ये टोटल कर लो कितना आएगा, डेल्टा ये A आ जाएगा, डेल्टा A, सॉरी डेल्टा AH, डेल्टा AH सुपर स्क्रिप्ट कितना आएगा इन सबका, चारों चारों टोटल करो, देखो कितना आ रहा। चारों टोटल क्या आएगा, यही आना चाहिए, देखो यही आना चाहिए। तो माध्य एंथैल्पी या औसत एंथैल्पी क्या आ जाएगी, जो जितनी निकल गई उसका, चूंकि 4 बाड है तो 4 1/4 कर दिया, औसत निकाल दिया चारों। ऐसा भी कर सकते हैं, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही आ जाएगी जाकर, ये आ जाएगी एवरेज। जो कि 4 बाड तोड़ेगा ना यहाँ पर, तो हर, तो चारों को फिर एवरेज आ जाएगा, चारों का औसत निकाला जाएगा।
अब हम डालेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की एंथैल्पी क्या होगी? विलियन कब बनता है, सॉल्यूशन कब बनता है? जब कोई सॉल्वेंट विलायक है, सॉल्वेंट विलायक, वहां बैठ जाओ, वहां पे तुम्हें ध्यान है तो कल परसों नहीं आई थी? हाँ तभी तो देखिए सॉल्यूशन की, विलायक कोई सॉल्वेंट है विलायक, जैसे पानी है विलायक, और भी बहुत से हो सकते हैं। अब उसमें कोई सल्यूट विले, सल्यूट घोल दें, तो जब सल्यूट घोलेंगे तो जब घोलने पर क्या हो सकता है, हीट निकल भी सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो किसी सॉल्वेंट में सल्यूट घोलने पर, किसी विलायक में विले घोलने पर एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, चेंज मतलब होता है निकल भी सकती है हीट, और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। तो एंथैल्पी में जो चेंज आएगा जाकर उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, हैं बिलियन की एंथैल्पी कहेंगे, बिलियन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो लिख लेंगे when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, जब किसी पदार्थ के 1 मोल को, when 1 mole of a substance is dissolved in, जब किसी पदार्थ के 1 मोल को dissolve in specified amount of solvent, पदार्थ के 1 मोल को विलायक की निश्चित मात्रा में, when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent, specified amount of solvent, then the enthalpy change, जब किसी पदार्थ के 1 मोल को विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है, विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है, then the enthalpy change is called enthalpy of solution। निश्चित मात्रा में घोला जाता है तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, then the enthalpy change is called enthalpy of solution। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे विलियन की एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
आयनिक सॉलिड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, विलयन की एंथैल्पी, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी से मिलकर बनती है। देखिए, हमने आपको आयनिक कंपाउंड पढ़ाए थे वहाँ पर, जैसे आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जैसे NaCl आयनिक यौगिक। अब बताया था कि किसी इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव है निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, आपस में मिलकर ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाते जाकर, क्रिस्टल लैटिस आपस में जुड़ जाते हैं। आपको स्ट्रक्चर ही बनवाया था मैंने वहाँ पर, ऐसा प्लस करके ये है, ये मिलते जाकर हैं, ये ऐसे बनते जाकर। तो इसके बनने में, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस इसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस के बनने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, वो लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी है। अब अगर इसको पानी में घोल दें NaCl को पानी में, तो ये पानी में जब घुलता है तो क्या होता है, ये टूट जाएगा है। आपको ये पूरा बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब जब ये टूटेगा, सोडियम आयन क्लोराइड है, तो हमने बताया था कि जो जैसे सोडियम आयन है पॉजिटिव वाला, वाटर का निगेटिव वाला सिरा इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसे करके चारों तरफ घेरता है निगेटिव वाला। ऐसे क्लोराइड आयन है तो वाटर का पॉजिटिव वाला सिरा चारों तरफ से घेर लेता, ऐसे चारों तरफ से घेरता। ये चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेना, पानी में घोलने पर ये वाटर का जो पॉजिटिव निगेटिव सिरा चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेना, ये प्रक्रिया प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। अब इसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हाइड्रेशन ऊर्जा है। तो किसी आयनिक कंपाउंड को जब घोलेंगे, घोलने में विलयन की नहीं, घोलने में बताया अभी, तो ये दो एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, दो एंथैल्पी इन्वॉल्व होंगी जाकर, एक लैटिस और अब हमने बताया उसका वहाँ पर घुलने का भी कॉन्सेप्ट बताया था। अगर ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा है तो घुल जाएगा, अगर ये एनर्जी कम है, ये ज़्यादा हो गई तो फिर नहीं घुलेगा। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये भी नहीं जो है नहीं घुलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की एंथैल्पी, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, विलयन की एंथैल्पी धनात्मक होती है, इज पॉजिटिव, धनात्मक होती है। एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और वियोजन प्रक्रिया, एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और वियोजन प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी होती है, डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी होती है। Therefore the solubility of the most of the salts, इसीलिए therefore the solubility of the most of the salts, इसीलिए अधिकांश लवणों की जल में विलेयता, therefore the solubility of most of the salts in water, इसीलिए अधिकांश लवणों की जल में विलेयता, solubility of most of the salts increases with rise of temperature, solubility of most of the salts in water increases with rise of temperature, अधिकांश लवणों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है,
इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो देखिए ये भी जैसे कोई, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, सबस्टेंस पदार्थ, उसको आपने वाटर में घोला, पानी में, जल में है, अभी इसका बन गया सॉल्यूशन, विलयन बन गया। अब इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही, माइनस लिखेंगे या फिर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। हमने बताया था कि ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता, पॉजिटिव होता। पॉजिटिव होने मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही, यानी माइनस, ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, माइनस हीट है ऊष्मा। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल आगे पढ़ाया जाएगा आपको, है इसे कहते हैं ला शातेलिय नियम, हिंदी में कहते हैं ला शातेलिय नियम हिंदी में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यह कहता है कि जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर में चेंज करें तो वो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर जो है टेम्परेचर में कमी होगी, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर टेम्परेचर में कमी होगी, है ताप में परिवर्तन करें तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर ताप में कमी होगी। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर में कमी हो रही, क्योंकि माइनस लगा हुआ, हीट एब्जॉर्ब हो रही, हीट निकल नहीं रही, अगर निकलती तो टेम्परेचर बढ़ता, यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर में कमी हो रही। तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगी जिधर टेम्परेचर में कमी हो, कमी किधर हो रही है, आगे, यानी रिएक्शन आगे जाएगी। आगे जाने मतलब क्या हुआ, और ज़्यादा घुलेगा, यानी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही पॉइंट तो यहाँ लिखाया गया कि ज़्यादातर लवणों में पानी में घोलने पर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी है। अगर ये ऊष्मा छेपी होता, एक्सोथर्मिक होता है, हीट अगर निकलती होती है तो उल्टा फिर हो जाता, फिर क्योंकि वो लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाती है जिधर टेम्परेचर में कमी हो। तो टेम्परेचर फिर यहाँ कमी थोड़ी हो रही थी, अगर निकलती हीट तो फिर टेम्परेचर इधर कम हो रहा था, तो रिएक्शन वापस हो जाती पीछे, पीछे होने मतलब सॉल्बिलिटी कम हो जाती जाकर, सॉल्बिलिटी क्या हो जाती, कम होती जाकर, ये हो जाती। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, if the lattice enthalpy is very high, if the lattice enthalpy is very high, यदि लैटिस एंथैल्पी बहुत उच्च है, if the lattice enthalpy is very high, यदि लैटिस एंथैल्पी बहुत उच्च है, is very high, बहुत उच्च है, then the dissolution of the compound, तो यौगिक का घुलना, then the dissolution, DISSOLUTION, dissolution of the compound, तो यौगिक का घुलना may not take place at all, तो यौगिक का घुलना संभव नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। तो अभी आप बताया सॉल्बिलिटी का क्राइटेरिया बताया था, विलेयता कब विलय होगा, कब पानी कब घुलेगा, कब कंपाउंड घुलेगा, जब ये वाली एनर्जी, ये वाली एंथैल्पी इससे ज़्यादा हो। अगर है, अगर उल्टा हो गया, ये ज़्यादा हो गई तो नहीं घुलेगा, वही लिखा है। अगर लैटिस एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा हो गई तो घुलना पॉसिबल नहीं है, फिर संभव नहीं है। आगे लिखना है, दिस इज द रीज़न दैट, यही कारण है कि, दिस इज द रीज़न दैट, यही कारण है कि, दिस इज द रीज़न दैट मेनी फ्लोराइड्स आर, यही कारण है कि क्लोराइडों की तुलना में, हाँ, दिस इज द रीज़न दैट मेनी फ्लोराइड्स, फ्लोराइड लिखिए आप लोग, मेनी फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल, यही कारण है कि क्लोराइडों की तुलना में बहुत से फ्लोराइड, मैनी फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन ऑफ क्लोराइड्स, इन कंपैरिजन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइडों की तुलना में बहुत से फ्लोराइड कम विलेय होते हैं,
बहुत से फ्लोराइड कम विलेय होते हैं। मैनी फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइडों की तुलना में बहुत से फ्लोराइड कम विलेय होते हैं, कम विलेय होते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा होने वजह से यही वजह है कि बहुत से फ्लोराइड जो हैं वो कम सॉल्युबल होते जाकर इनमें जाकर। अब 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर पढ़ेंगे।